आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। विधायक किशोर जोरगीवार के प्रयासों से शेगांव के विकास के लिए ग्राम विकास कोष के तहत 75 लाख रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इन सभी कार्यों का भूमि पूजन शुक्रवार को विधायक किशोर जोरगीवार द्वारा किया गया। विधायक किशोर जोरगीवार ने विश्वास व्यक्त किया कि जनता जो चाहती है उसे करना हमारी भूमिका है और गांव में अन्य लंबित कार्यों का समाधान निश्चित रूप से होगा। उन्होंने कहा कि वो शेगांव के विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आदिवासी समुदाय के स्मारक के लिए 4 लाख रुपए भी दिए हैं। हम इससे निजात पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। एरी नदी के डायवर्जन के कारण गांव में पानी की समस्या थी। यहाँ के नागरिकों के सहयोग से हम यहाँ पानी की आपूर्ति बहाल कर पाए। हालांकि उन्होंने कहा कि यहाँ पानी की समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए कुछ बड़े उपाय किए जाने की जरूरत है। उन्होंने शेगांव ग्राम पंचायत से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए आगामी स्वास्थ्य शिविरों में भाग लेने की भी अपील की। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर थम गई है, लेकिन विशेषज्ञ तीसरी लहर की संभावित होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, इसलिए गांव को उस दिशा में तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस संबंध में मदद के लिए तैयार हैं। विधायक किशोर जोरगीवार ने भी ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि गांव के रखरखाव के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। इस समय शेगांव में 5 सीमेंट कंक्रीट सड़कों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन ग्रामीण विकास कोष से स्वीकृत शेगांव पूर्व में स्वागत द्वार सहित किया गया। इस कार्यक्रम में युवा चंदा ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। 26 जून महाराष्ट्र में काफी हलचल का दिन रहा। ऐसा लगा कि जैसे सारी ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मुद्दों को लेकर रास्ते पर आ रही थी। सुबह 10:30 बजे चंद्रपुर में महानगर पालिका के सामने कांग्रेस के सभी नेतागण और कार्यकर्ता उपस्थित होकर केंद्र सरकार के विरुद्ध ओबीसी समाज को न्याय देने और उनको आरक्षण देने के लिए आंदोलन कर रहे थे। उनका कहना था कि केंद्र सरकार जाति निहाय और ओबीसी निहाय जनगणना कराए, जिससे कि ओबीसी को आरक्षण देने में आसानी होगी। इसी के साथ उन्होंने मोदी सरकार के विरुद्ध महंगाई के लिए और कोरोना में हुई अव्यवस्था के लिए नारेबाजी की और अपना रोष प्रकट किया। कितनी है यार। मनमोहन सिंग सरकार ने ओबीसीची आर्थिक सामाजिक लक्षात घेऊन ओबीसी समाजाची जनगणना केली। जवळपास 20,000 करोड खर्च करून हे जनगणना झालेली आहे। हे सर्व डाटा तयार आहेत आणि या देवेंद्र सरकार फडणवीस सरकारने मोदी सरकारने जे आहे या देशामध्ये अघोषित आणीबाणीच्या माध्यमातून जे आहे या ठिकाणी जे आहे या सर्व देशामध्ये वेठीस धरण्याचं काम मोदी सरकार या भाजपच्या केंद्रातील मोदी सरकारने सुरू केलेलं आहे आणि त्यांच्या विरोधात जे आहे आज काँग्रेसचा प्रत्येक कार्यकर्ता हा रस्त्यावर उतरलेला आहे आणि प्रामुख्याने जे आहे ओबीसीचं आरक्षण जे आहे या ठिकाणी संपवण्याचं घाट जे आहे मोदी सरकार करत आहे। आपण बघतो आहे की ओबीसीच्या आज महाराष्ट्रामध्ये जे आहे जेवढेही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहे त्यामध्ये जे आहे ओबीसीचं रिझर्वेशन संपवण्याचं काम जे आहे 2014 ते 2019 या भाजपाचं सरकार राज्यामध्ये होता, परंतु जे आहे 2017 पासून जे आहे हे या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी जे आहे केंद्रातील सरकारला जे पत्र पाठवलेले आहे त्यामध्ये त्यांनी फक्त पत्र आणि पत्राचा पत्रव्यवहार केलेला आहे, परंतु ओबीसी करता जे आरक्षण होतं ते आरक्षण केंद्रातील मोदी सरकारने द्यायला पाहिजे होता। त्यांचेच मुख्यमंत्री त्या काळामध्ये होते, परंतु ते सुद्धा जे आहे फक्त पत्रव्यवहार करत राहिले, परंतु कुठल्याही प्रकारचं जे आहे त्यांनी या आरक्षणाकरता जे आहे ठळक अशी भूमिका घेतलेली नाही आहे आणि म्हणून जे आहे आज जे आहे या देशामध्ये या राज्यामध्ये जे आहे ओबीसीवर अन्याय होत आहे आणि आम्ही जे आहे आज या अन्यायाच्या विरोधात जे आहे या ठिकाणी चंद्रपूर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे सन्माननीय अध्यक्ष आदरणीय रामूभाऊ तिवारी आणि ग्रामीण जिल्हा अध्यक्ष म्हणून मी आणि आमचे सर्व पदाधिकारी जे आहे या ठिकाणी आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष नानाभाऊ पटोले साहेबांच्या आदेशानुसार जे आहे या संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये तालुक्यात गावागावामध्ये जे आहे हा आंदोलन ओबीसीवर जो अन्याय झालेला आहे आमचं जे 27% आरक्षण आम्हाला पाहिजे आहे त्याकरिता जे आहे आज आम्ही या ठिकाणी उतरलेलो आहोत आणि येणाऱ्या दिवसांमध्ये याच्यापेक्षा मोठं आंदोलन जे आहे या ठिकाणी आम्ही उभारणार आहोत। परंतु आम्हाला विनंती आहे की केंद्रात भाजपाचं मोदी सरकार आहे, मोदी स्वतः ओबीसी आहे, ओबीसी म्हणून ते या देशामध्ये निवडून आलेले आहे। आमची एवढीच विनंती आहे देशाच्या पंतप्रधानांना की त्यांनी जे आहे ओबीसीचं या आरक्षण जे आहे पूर्ववत करावं आणि या राज्यामध्ये जे आहे ओबीसीचं जो आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने जे
रद्दबादल केलेला आहे त्याला पूर्ववत करण्याकरता जे आहे मोदी सरकारने पुढाकार घ्यावा एवढीच या ठिकाणी काँग्रेस जनांच्या वतीने मी विनंती करतोय। सबसे पहले तो हमको देखना है 2014 से जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान में आरक्षण दिया, उसमें दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, ओबीसी समाज हो, सबको जनगणना के अनुसार आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कम किया और हमारे कांग्रेस पार्टी ने जनगणना के आधार पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया उसके आधार पर आरक्षण देने का काम किया। बट आप लोग सब देख रहे हैं और जनता को भी ये जानना है कि 2014 से आरक्षण किस तरह से कम होते जा रहा है। हमारे ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है वो आरक्षण कम करते हुए आज ये स्थिति आई है कि स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं में महिलाओं को और ओबीसी समाज को जो आरक्षण दिया था वो भी ख़त्म करने का काम मोदी सरकार ने किया है। और हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान के ऊपर चली है और जिन लोगों को आरक्षण दिया है संविधान ने वो आरक्षण के साथ चली है। जनगणना 2011 में हुई थी और 11 के अनुसार आरक्षण चल रहा था, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है ओबीसी के जो स्टूडेंट हैं ना उनको आरक्षण के हिसाब से स्कॉलरशिप मिल रही है। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और ओबीसी समाज में बड़े पैमाने पे कृषि की जाती है, खेती की जाती है और उनके बच्चे जो पढ़ लिख के कुछ बनना चाह रहे हैं तो ये आरक्षण ख़त्म करके उनकी स्कॉलरशिप ख़त्म करके ये समाज को और नीचे दबाने का काम मोदी सरकार ने किया है। ऐसा हम लोग हरगिज नहीं होने देंगे। और हमारे प्रांताध्यक्ष सम्माननीय नाना भाऊ पटोले जी, इन्होंने जो आदेश दिया है जब तक ये आरक्षण पूर्ववत होता नहीं तब तक ओबीसी के लिए कांग्रेस पार्टी और हम सब ओबीसी के नेता और कांग्रेस का हर एक यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता, महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता रोड पे आके आरक्षण लेके ही रहेंगे। मोदी सरकार, मोदी सरकार। एक और जहां सुबह सुबह कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता रास्ते पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ ओबीसी आरक्षण के लिए, बढ़ती महंगाई के लिए, कोरोना अवस्था के लिए निषेध प्रकट कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर करीब 12 बजे चंद्रपुर में बड़गांव पटोली चौक पर चंद्रपुर भाजपा की ओर से चक्का जाम आंदोलन किया गया। जैसा कि इस बारे में पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने चंद्रपुर से हुई 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि सरकार अगर कोर्ट में से रोकने में सक्षम नहीं होती है तो बीजेपी रास्ते में उतरेगी और सरकार की नाकामी के लिए चक्का जाम आंदोलन करेगी। बावनकुले के दिए वक्तव्य अनुसार संपूर्ण महाराष्ट्र में हजारों जगहों पर चक्का जाम का आयोजन किया गया, जिसमें चंद्रपुर का नेतृत्व पूर्व वित्त मंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार के नेतृत्व में किया गया और हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और नेता पटौली चौक पर जमा हुए और उन्होंने करीब 1 घंटा चक्का जाम आंदोलन किया। इस दौरान वहां से गुजरने वाली एम्बुलेंस गाड़ियों को आने जाने के लिए रास्ता दिया गया, मगर बाकी किसी भी प्रकार की गाड़ी को आने के लिए बंद कर दिया गया। इस दौरान महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज की। सुधीर मुनगंटीवार के साथ मुख्य रूप से ग्रामीण जिलाध्यक्ष देवराव भूंगले, शहर जिलाध्यक्ष डॉक्टर मंगेश गुलवाले, ब्रजभूषण पाछारे, मनपा के स्थायी समिति अध्यक्ष रवि आसवानी, महापौर राखीताई कंचलारवार, पूर्व महापौर अंजलि ताई घोटेकर, राजेंद्र गांधी, सुभाष कासम गोटुवार, संदीप अवारी इत्यादि सभी प्रमुख नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि ये सरकार न्यायालय में पक्ष रखने में देरी की, जिस वजह से ये आरक्षण रद्द होने की कगार पर है। उसी तरह से उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले ओबीसी प्रधानमंत्री होने की बात कही और उन्होंने घोषणा की कि सरकार अगर चुनाव आयोग द्वारा चुनाव रोकने में सफल नहीं होती है और कोर्ट में अपना पक्ष रखने में सफल नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले जिला परिषद चुनाव में 100% ओबीसी को ही अपना टिकट देगी और ओबीसी के प्रति अपना समर्थन जाहिर करेगी। चक्का जामला सुरुवात होते आहे। तुम्ही सर्वांनी त्या ठिकाणी चक्का जामची राजेंद्र गांधीजी, हनुमान काकडे, बिरजू पाजारे, नामदेव डावगे या सर्वांनी आता चक्का जामला सुरुवात करायची आहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आणि आता सर्व बाजूनी गाड्या थांब। ओबीसी बांधवांचं राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं। 15 महीने तारीख पे तारीख सुप्रीम कोर्ट माहिती मागत होती आणि महाराष्ट्र सरकार डबल कुंभकर्णी झोपेत होतं। कुंभकर्ण 6 महिने झोपतो,
पण हे सरकार 15 महिने जे आकडे मागितले, जी माहिती मागितली, मागासवर्गीय आयोग बसवून इम्पेरिकल डाटा आपल्याला तयार करायचा होता. पण या सरकारला, केंद्र सरकारला दोष देण्यामध्ये धन्यता वाटत होती आणि यांच्या चुकीचं प्रायश्चित्त हे ओबीसी बांधवांना राजकीय आरक्षण गमवावं लागत आहे. भारतीय जनता पार्टीने निर्णय केलाय या सरकारच्या चुकीने ज्या 5 जिल्हा परिषदमध्ये 19 जुलैला निवडणुका होऊ घातल्या, आम्ही मागणी करतोय की राज्य सरकारने पुन्हा रिव्ह्यू पिटिशन याचिका दाखल करावी, 100 पेक्षा जास्त वकील उभे करावे, पण या निवडणुकीवर स्थगिती आणण्याचं काम करावं. जर हे सरकार पूर्णपणे या निवडणुकीवर स्थगिती आणण्यामध्ये नापास झालं तर भारतीय जनता पार्टीने निर्णय केलाय, विरोधी पक्ष सन्माननीय देवेंद्र फडणवीसजी, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील यांच्याशी आम्ही चर्चा केली. या ठिकाणी 100% जागेवर विजयाची, पराभवाची चिंता न करता, निवडणुकीच्या यशा पैशाची चिंता न करता आम्ही फक्त आणि फक्त 100% ओबीसी उमेदवार देणार आहोत. सरकारने जागं व्हावं. हा जो क्रोध आहे, असंतोष आहे, हा 1 दिवसाचा आहे असं समजून काम करता कामा नये. नेहमी निवडणुका, मतपेटीचा विचार या सरकारी राज्यकर्त्या पक्षांनी केला. कधी जनतेच्या मताचा विश्वासघात करायचा, सत्ता स्थापन करायची. सत्ता स्थापन तर झाली, पण दुर्दैवाने सत्ता चालवता येत नाही. ओबीसी बांधवांचं आरक्षण त्वरित देण्याच्या दृष्टीने विधानसभेमध्ये आपण 5 तारखेला अधिवेशन घेतोय. अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा, लोकांमध्ये भ्रम निर्माण करण्याचं काम काही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते करताय. ओबीसी आरक्षणाचा संबंध दुरान्वय केंद्राशी नाही. इम्पेरिकल डाटा आपल्याला तयार करता येतो, पण तुम्ही आयोग बसवून इम्पेरिकल डाटा म्हणजे प्रत्येक घरी जाऊन लोकसंख्या मोजायची नाही. अशी इन्फॉर्मेशन की ज्या इन्फॉर्मेशनवर आपण रिसर्च पेपर देऊ शकतो असा तो डाटा आहे. ओबीसी आरक्षण ताबडतोब आपल्याला मिळू शकतं आणि म्हणून या दृष्टीने ताबडतोब सरकारने कुंभकर्णी झोपेतून जागं व्हावं. ओबीसी ना त्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी पूर्ण शक्ती सरकारची उभी करावी. किसान की आत्महत्या करने के 3 मुख्य कारणों में कृषि में स्थायी बंजरता, कर्ज और कर्ज अदायगी शामिल है. तदनुसार जिले में किसान आत्महत्या मामलों की जांच के लिए अपर कलेक्टर विद्युत वरखेड़कर की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर कार्यालय में बैठक की गई. जिला स्तरीय समिति की बैठक में किसान आत्महत्या के 28 मामलों पर चर्चा हुई. इसमें से 12 मामलों को अयोग्य घोषित कर सहायता के लिए निस्तारित कर दिया गया, जबकि 12 मामलों को समिति ने अयोग्य घोषित कर दिया. 4 मामलों को दोबारा जांच के लिए तालुका स्तरीय समिति को भेजा गया था. रेसिडेंट डिप्टी कलेक्टर मनोहर गौड़, तहसीलदार यशवंत थाइत, जिला उप पंजीयक कार्यालय के अजय वाहड़े, कृषि कार्यालय के गजानन हटवार, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अनिल वानखेड़े, डॉक्टर मेश्राम आदि भी मौजूद थे.